नमस्कार। आज हम चर्चा करते हैं अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव के बारे में इस समय कहा जा रहा है कि उनसे अपने और पराये सभी बेगाने हो गए हैं, रूठ गए हैं। ऐसा क्यों है? क्या सच में वो लोग रूठ गए हैं या अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से लोगों में नाराज़गी बढ़ रही है? आपको बता दें कि ये बहुत पीछे से शुरू नहीं करते हैं। विधानसभा चुनावों के ठीक पहले से अखिलेश यादव ने अपनी यात्राओं से, लोगों से बातचीत में, मीडिया से बात में, ट्वीट करके, और कोरोना के पीरियड में तो ट्वीट ही करते रहे, तो ट्वीट करके ये सब ऐसा भौकाल खड़ा कर दिया था। भौकाल शब्द शायद आपके लिए अपरिचित सा होगा। भौकाल उत्तर प्रदेश की डिक्शनरी में ही मिलता है और इसकी जो ओरिजिन है, उत्पत्ति है, ये कानपुर या इसके आसपास से किसी इलाके में हुई होगी, ऐसा लगता है। लेकिन इसका मतलब होता है कि ऐसा कृत्रिम वातावरण तैयार कर देना जिसमें लोगों को लगने लगे कि हाँ, यही सही है। आप कह सकते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में कि लाइक वर्चुअल रियलिटी। तो चुनाव के पहले ये वर्चुअल रियलिटी की तरह लगने लगा कि अब तो सरकार बदल रही है, योगी जी जा रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं। जगह जगह होर्डिंग प्रदेश में दिखाई पड़ते थे कि 2022 में आ रहे हैं अखिलेश। और फिर चाहे बिकरू कांड हो, कहीं कोई कांड हो, और जुमलेबाजी शुरू हो जाती कि बस थोड़े दिन के मेहमान हैं, नई सरकार आएगी तो हम ये होगा, ऐसा होगा। लोग बहुत उत्साहित थे और सभी को ये लगने लगा था, ख़ास तौर से उनको जो योगी के कट्टर विरोधी थे, कि अब सत्ता परिवर्तन होना निश्चित है और जब सत्ता परिवर्तन होगा तो अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। और इसका जो भ्रम है वो वर्ग विशेष में बहुत ज़्यादा हुआ। ये जो विशेष वर्ग है ये मायावती को भी वोट करता था और अखिलेश यादव को भी वोट करता था। लेकिन अब की बार वे अखिलेश यादव के साथ बिल्कुल चट्टान की तरह खड़ा हो गया कि भाई सरकार बदलनी है, बुलडोज़र बर्दाश्त नहीं। और उन्होंने वोट डाला भी, 100% वोट उनको गया। इसके अलावा अखिलेश यादव ने अपना कुनबा बढ़ाने के लिए, कुनबा मीन्स पार्टी का आधार बढ़ाने के लिए, एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया अपनाया। वो इनोवेटिव आइडिया यह था कि वह बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन करके देख चुके थे और कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। तो अब की बार उन्होंने क्या किया कि छोटी पार्टियों से गठबंधन करेंगे। कांग्रेस से कर चुके थे, नुकसान हुआ। बहुजन समाज पार्टी से किया, नुकसान हुआ। तो उन्होंने अब की बार छोटी छोटी पार्टियों से किया, जैसे महान दल, शुभ सपा और इस तरह की ऐसी पार्टियां जिनका नाम भी पहले किसी ने नहीं सुना होगा। छोटी छोटी तमाम पार्टियां थीं। और जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल भी थी। अपना दल की एक शाखा, सोनेलाल पटेल की पत्नी और उनकी एक लड़की, उसके साथ भी गठबंधन था। तो इस तरह छोटी छोटी पार्टियों को लेकर गठबंधन बनाया और बिल्कुल आश्वस्त थे कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी जब 24 पार्टियों को लेकर, 30 पार्टियों को लेकर सरकार बना सकते हैं तो अखिलेश यादव क्यों नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बनाएंगे। और इसी क्रम में अपने चाचा से, जिनके साथ उनकी बहुत अदावत थी, मीन्स एक तरीके से दुश्मनी थी, उनके भी पैर छुए, गिले शिकवे ख़त्म किए। चाचा भी पसीज गए, उनका पिघल गए और उन्होंने अपने भतीजे को आशीर्वाद दे दिया। और वो समझ रहे थे कि शायद प्रगतिशील पार्टी का विलय होगा, कुछ ऐसा आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। टिकट के बंटवारे में भतीजा चचा से भी 2 कदम आगे निकला। उन्होंने अपने चचा को सिर्फ एक सीट दी, जो सिर्फ उनके लिए थी, जसवंत नगर से। किसी कार्यकर्ता को, प्रगतिशील पार्टी के और किसी भी पदाधिकारी को कोई सीट नहीं। और जो चचा को सीट दी उसमें भी प्रतिबंध यह था कि वह समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे, ताकि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो वो भाग ना सकें छोड़ के। खैर, चचा शांत रहे कि चलिए अब सरकार बननी तय है। भौकाल का शिकार थे, सरकार बननी तय है तो मंत्री पद मिलेगा। पिछली बार सिंचाई, PWD वगैरह था, कुछ भी मिलेगा, काम चल निकलेगा। और भाजपा के सहयोगी रहे ओम प्रकाश राजभर, जिनको बहुत ही अजीब परिस्थितियों में छोड़ना पड़ा था, क्योंकि उनकी मांग सुरसा की तरह बढ़ती जा रही थी। भाजपा के लिए बहुत ही असहनीय हो रहा था, तरह तरह की डायलॉग डिलीवरी उनकी बढ़ रही थी। और लोकसभा चुनावों में उन्होंने अपने उम्मीदवार भी खड़े कर दिए थे, भाजपा ने बर्दाश्त किया। लेकिन लोकसभा चुनावों की जो अंतिम वोटिंग हुई नहीं कि राजभर को उन्होंने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया और इसके बाद ओम प्रकाश राजभर सड़क पर आ गए
और इसके बाद उनकी डायलॉग डिलीवरी शुरू हो गई। स्वाभाविक था कि उनको समाजवादी पार्टी के साथ आना ही आना था, तो वो आ गए और उन्होंने जो भी माहौल बनाया भाजपा के विरुद्ध ज़्यादा बनाया, समाजवादी के पक्ष में अपने आप बनता गया। भाजपा में एक आध लोग और ऐसे हैं जो बाहर से आए थे, जिन्हें आयातित नेता कहा जाता है, इम्पोर्टेड मटेरियल। उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह जैसे लोग थे। स्वामी प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का राजनीतिक मौसम विज्ञानी कहा जाता है। वो देख लेते हैं कौन पार्टी सत्ता में आने वाली है और तुरंत पाला बदल लेते हैं ताकि उनको परेशानी ना हो, उनका मंत्री पद बना रहे, वही बंगला, वही सब कुछ बना रहे। ऐसा उन्होंने बहुत सालों से किया है और इस बार थोड़ा सा चूक गए। वो भी भौकाल का शिकार हुए, इसलिए चूक गए। भौकाल का शिकार होकर ऐन वक्त पर उन्होंने भाजपा छोड़ी, मंत्री पद छोड़ा और समाजवादी पार्टी के साथ आ गए और घोषणा कर दी कि स्वामी प्रसाद रूपी नेवला भाजपा रूपी सांप के टुकड़े टुकड़े कर देगा। अखिलेश यादव बहुत खुश हुए कि अब तो सत्ता बिल्कुल 2 कदम दूर है और इसलिए भौकाल बढ़ता चला गया। स्वामी प्रसाद मौर्य अकेले नहीं आए, इनके साथ में एक मंत्री दारा सिंह और 2-4 विधायक भी आए और इसके बाद में ये संदेश तो चला गया कि हाँ भाई, जब मौसम विज्ञानी और ये सब कुछ कह रहे हैं तो मामला तो गंभीर है। इन सब चीज़ों ने भौकाल में और ज़्यादा वृद्धि की और वह यह संदेश देने में सफल हुए कि 2022 में आ रहे हैं अखिलेश। ये नारा चौराहों पर होर्डिंग के रूप में लगा रहता था और उस भौकाल के चक्कर में उनके एक बड़े पदाधिकारी लखनऊ के थे और जब वोटिंग हो गई, सब कुछ हो गया, बहुत उत्साहित थे अखिलेश यादव। जब वोटिंग शुरू होने वाली थी जिस दिन, उसके एक दिन पहले रात में लखनऊ भर में होर्डिंग लगा दिए गए और होर्डिंग में तमाम पदाधिकारियों ने लगाए। उसमें लिखा हुआ था कि माननीय अखिलेश यादव को दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने पर हार्दिक बधाई। क्योंकि वो आत्मविश्वास से इतना लबरेज थे कि उनको लगा था कि मुख्यमंत्री तो बनना है। तो जिस किसी ने सुबह देखा वो तो भौचक्का रह गया कि अरे ये क्या है। और इसके पहले भी इस भौकाल से के प्रभाव में आकर कार्यकर्ता ही नहीं, कई IAS IPS ऑफिसर भी जो शासन प्रशासन में बड़े अधिकारी हैं, वो भी इनके घर पे चक्कर लगाए और वो जानते थे अधिकारी हैं, तो वो उनको ये मालूम था कि ये भगवा खेमे तक अगर ये सूचना पहुंच गई तो उनका बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। लेकिन उनको मालूम था कि जब सत्ता परिवर्तन हो ही रहा है तो 5 साल में तो पता नहीं कहाँ से कहाँ कौन जाएगा, देखा जाएगा जब आगे भाजपा कभी सत्ता में आएगी। तो इसलिए वो निसंकोच वहाँ चले गए और लेकिन सरकार तो नहीं बनी, तो खैर सब एक्सपोज हो गए। अखिलेश यादव भी मानसिक रूप से अपने आप को मुख्यमंत्री मान बैठे थे और उनको ये भरोसा करने में कि वह चुनाव नहीं जीत पाए बहुत समय लगा। और चुनाव के पहले तो उन्होंने किसी की सुनी नहीं, टिकट बांटने से लेके कुछ भी करने तक किसी की नहीं सुनी और उनको भय था कि उनके परिवार का कोई व्यक्ति उनको गलत राय देकर फंसा देगा, उनकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी या कोई अपनी शक्ति इतनी बढ़ा लेगा कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने देगा। तमाम तरह तरह के चुनाव में हार के बाद भी अखिलेश यादव कोई खास गिला शिकवा हुआ हो ऐसा प्रथम दृष्टया नहीं लगता। गिला शिकवा तो बहुत हुआ होगा, लेकिन उन्होंने EVM को दोष दिया, पुलिस और प्रशासन के जो है ना उसको दोष दिया कि भाजपा ने लोकतंत्र का अपहरण कर लिया और बहुत सारी चीज़ें कह के वो अपना सेफ्टी वाल्व तो खोल दिया। लेकिन इसके बाद में जब वो चुनाव हार गए, ऐसा लगा उनके शुभचिंतकों को कि अरे भाई ये कैसे हुआ, ये तो जीती हुई बाजी हार गए। उन्होंने सही एनालिसिस की और उसके आधार पर अखिलेश यादव को थोड़ा सा सलाह देनी शुरू की और लेकिन अखिलेश यादव की सलाह उनकी नागवार गुजरने लगी, इसलिए कि अरे उनको सलाह कौन देगा। पार्टी में कभी नंबर 2 पर रहे आजम खान जो जेल में बंद रहे, अखिलेश यादव ने उनसे बात भी नहीं की। उनको यही गिला शिकवा है कि भाई अखिलेश यादव ने उनसे बात नहीं की, उनसे कभी जेल में मिलने नहीं आए और पार्टी ने उनका ध्यान नहीं रखा। तो इसलिए जेल में उनसे मिलने अखिलेश यादव का विरोधी कोई भी गया उससे तपाक से मिले, गले मिले, लेकिन समाजवादी पार्टी का अगर कोई नेता गया उससे नहीं मिले। तो उन्होंने अपनी जो मैसेजिंग है कंप्लीट कर दी। उन्होंने बता दिया कि वो अखिलेश यादव से खुश नहीं हैं और किसी तरीके से जब वो जेल से बाहर आए
तो उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर करने में संकोच भी नहीं किया। उनके जो नज़दीकी लोग हैं उन्होंने बहुत सारी बातें कर डाली। तो मामला ये होगा, लोगों ने समझाया अखिलेश को कि भाई इसको तो संभालिए, अदरवाइज़ आपका तो विशेष वर्ग के वोटों के ठेकेदार हैं, तो वोट गड़बड़ हो जाएंगे सब। उनको अखिलेश यादव ने शांत करने की कोशिश की और उनकी शांति रखने की एवज़ में कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजना पड़ा। और रामपुर में जो सीट उन्होंने आजम खान ने खाली की थी उन पर उनकी पसंद का उम्मीदवार दिया गया। और अखिलेश यादव ने अपनी सीट आजमगढ़ से खाली की थी, उस पर तो परिवार के धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया, लेकिन दोनों जगह की कमान उन्होंने आजम खान को दे दी कि भाई आप ही को जीतना है और ये सब तो अल्पसंख्यक बाहुल इलाके हैं, आपके करने से हो जाएंगे। आजम भी बहुत खुश हुए कि भाई ये तो सब बहुत आसान काम है। रामपुर में तो उन्होंने कोई शक-शुबा भी नहीं थी, आजमगढ़ में थोड़ा मेहनत करनी थी, तो उन्होंने वहाँ कैंप किया और बहुत सभाएँ की। और महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष थे अबू आज़मी, उनको भी बुला लिया, उन्होंने भी डेरा डाला और जो भी कर सकते थे गली गली कूचा कूचा खाक छान मारी, सब कुछ प्रचार किया। यहाँ एक बात और है उल्लेखनीय कि अखिलेश यादव पिछली बार भी जब चुनाव हार गए थे, जिस समय भाजपा की सरकार आई, तो वो उन्होंने संसद में रहना पसंद किया। मायावती भी यही करती हैं कि वो अगर मुख्यमंत्री नहीं होती हैं तो फिर लोकसभा या राज्यसभा में होती हैं। अखिलेश यादव भी उन्हीं चिन्हों पर चले थे। तो इसलिए ऐसा माना जा रहा था कि जो इनके चचा हैं वो होंगे नेता प्रतिपक्ष। लेकिन किसी ने उनको समझा दिया कि भाई अरे पार्टी पर कब्जा हो जाएगा, तो उन्होंने अपना इरादा बदल दिया और अपनी संसदीय सीट छोड़ दी और स्वयं नेता प्रतिपक्ष बन गए, जो आज़म खान को भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने तो अपना संसदीय सीट इसलिए छोड़ी थी कि शायद नेता प्रतिपक्ष बन जाएंगे। उनको कुछ हासिल नहीं हुआ, उन्होंने कहने में भी गुरेज नहीं किया। लेकिन खैर, अब तो जो हो चुका था, अब अगर पार्टी सुप्रीमो ही नेता प्रतिपक्ष बनना चाहता है तो ये अच्छी बात है और इसमें कोई क्या कर सकता है। तो आज़म खान को जितना मिला फौरी तौर पर उससे खुश हुए। लेकिन जब दोनों सीटें हार गए तो देखा कि अखिलेश यादव पे प्रश्न होने लगे कि भाई आपने तो चुनाव में कोई दौरा नहीं किया, कोई मीटिंग नहीं की, चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए। तो उन्होंने बहुत ही भोलेपन से कहा कि भाई हमें तो सभी ने कहा था कि आने की आवश्यकता नहीं, वो जीत जाएंगे। और वो आज़म खान थे और ये थे अबू आज़मी थे, अब जीत ही जाना था। तो एक तरीके से आज़म खान बहुत रक्षात्मक हो गए। पहले आज़म खान जितना बोलते थे चुप हो गए। उन्होंने वहाँ भी कहा कि अरे भाई हम क्या करें, अब कैसे बताएं, पुलिस ने वोट ही नहीं डालने दिया। जो भी है, हर एक के अपने अपने मंतव्य हैं। लेकिन 2 सीटें हार कर अखिलेश यादव ने एक बड़ा अभियान फतेह कर लिया कि आज़म खान का मुंह बंद हो गया। जो विशेष वर्ग के वोटों के ठेकेदार थे उनकी ठेकेदारी पर प्रश्न चिन्ह लग गया। और अब वो जो भी डायलॉग डिलीवरी थी उनकी, वो कुछ दिनों के लिए तो कम से कम बंद हो गई है। लेकिन और भी जो लोग उनको सलाह दे रहे थे उनको भी उन्होंने दरकिनार किया। जैसे ओम प्रकाश राजभर गाहे बगाए सलाह देते थे कि अरे भाई ऐसी कमरों से राजनीति नहीं होती और फील्ड में निकलना पड़ेगा और ये है, तो उन्होंने उनको भी अच्छे ढंग से नहीं लिया, इग्नोर किया। उनको बहुत ख़राब लगा। अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जब यशवंत सिन्हा आए चुनाव प्रचार के लिए और उन्होंने पार्टी की बैठक की, सहयोगियों की बैठक की, उसमें ओम प्रकाश राजभर को बुलाया भी नहीं, अपने चाचा शिवपाल यादव को भी नहीं बुलाया। और उसका यह नतीजा हुआ कि ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव दोनों ही द्रौपदी मुर्मू को वोट करेंगे, जो जैसे अखिलेश यादव की पार्टी जो ऑफिशियल उनका स्टैंड है उसके विरोध में जाके वोट देंगे। तो एक और नेता थे महान दल के, उन्होंने भी कुछ सुझाव दे दिए कि भाई ये करना है वो करना है। तो उन्होंने क्या किया कि अखिलेश यादव ने उनको चुनाव के पहले एक लग्जरी गाड़ी दी थी ताकि वो अपना चुनाव प्रचार कर सकें, जाने आने में उनको सहूलियत हो। उन्होंने अपनी गाड़ी वापस मंगवा ली, बेचारे नेता पैदल हो गए। अब वो भी, उनका भी मुंह बंद हो गया है। तो इस तरीके से जितने भी ऐसे नेता थे सलाह देने वाले, मुफ्त की सलाह देने वाले और कुछ करने वाले, उनको उन्होंने खामोश कर दिया। कई उनके पदाधिकारी थे जिला स्तर के, कई फ्रंटल संगठन के अधिकारी थे जो भी कुछ ना कुछ करते थे कि भाई ये कैसे कर दिया। जैसे नेता प्रतिपक्ष के रूप में विधानसभा में एक बार उनका सामना केशव मौर्य उप मुख्यमंत्री से हो गया। उन्होंने जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की, जैसा जो कुछ हुआ, उससे लोगों को तो छोड़ दीजिए, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी अच्छा नहीं लगा कि ये एक पूर्व मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती है।
तमाम तरह की बातें होने लगी। इन सब से आहत अखिलेश यादव ने पूरे पत्ते फेंट दिए। सारे फ्रंटल संगठन, सारे पदाधिकारी जो हैं वो संगठन की हटा दिए, लोगों को नए सिरे से ला रहे हैं लोगों को। सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष छोड़ के सब कुछ बदल डाला। अब सारे लोग नए हैं जो भी हैं, और अखिलेश यादव के विरोध में कोई बोल नहीं सकता। तो एक तो ये समझ लीजिए कि अखिलेश यादव को किसी की ना तो सलाह पसंद है और ना ही अपना विरोध पसंद है, और वो समझते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनकी समझ के बराबर दूसरों की समझ नहीं हो सकती है, इसलिए कोई उनको क्या सलाह देगा। अब वो अगली बार की सरकार बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। समय बहुत है, विधानसभा के चुनाव के लिए भी तो समय बहुत है। उसके पहले लोकसभा के चुनाव 2024 में आएंगे, तो तब परीक्षा की घड़ी उनकी आएगी, और तब तक उनका सफ़र यूं ही चलता रहेगा। तो ये विश्लेषण था उनके अपने और परायों की नाराज़गी का, और वो नाराज़गी इसलिए है क्योंकि नाराज़गी अखिलेश को पसंद नहीं। तो अच्छी बात करने वाले अखिलेश के चारों तरफ हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी हालात में क्या होता है, वही अखिलेश यादव के साथ हो रहा है। और लेकिन जो नाराज़ हैं, पुराने नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, पार्टी में जिन्होंने काम किया है, उनको ख़राब लगता है कि पार्टी की क्या दशा होने वाली है, उनको शायद ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं की आंखों से, अपने पदाधिकारियों की आंखों से, अपने शुभचिंतकों की आंखों से कुछ भी देखना नहीं चाहते, उनके कानों से कुछ सुनना नहीं चाहते, इसलिए सब लोग नाराज़ हैं। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको और इस तरह की वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे, पहुंचते रहें आपके पास।